हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिलाषा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एनएक्सेस फेयर पे। और आधुनिक इतिहास में जो हमारा सीरीज चल रहा था भारत में यूरोपियों का आगमन, उसको हमने एक एक करके कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। पुर्तगाल से हमने शुरू किया था, उसके बैकग्राउंड से और कार्नेटिक वॉर तक हमने टोटल खत्म कर लिया है उसको। और पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उसको हमने देखा था, उसको हमने डिस्कस किया था। और आज के इस लेक्चर में जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसी का हम पार्ट 2 लेकर आए हैं और जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम कवर करेंगे। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जो भी प्रीवियस ईयर रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको देखने से पहले आप पीछे के लेक्चर्स को जरूर कवर करें, तभी आप क्वेश्चंस का प्रॉपरली आंसर कर पाओगे। और एक और बात कि हमारे जो एनएक्सेस फेयर चैनल है उस पर हम शॉर्ट्स भी लेकर आ रहे हैं, क्विज नाइट, जिसमें बिटवीन द लाइन जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम कवर करवा रहे हैं। विद इन 1 मिनट आप उस चीज का आंसर कर पाओगे, तो आप उसको भी जाकर जरूर देखो। फिजिक्स और हिस्ट्री दोनों में हम ये सारी चीजें लेकर आ रहे हैं, ओके। तो आप उसको भी जरूर, शॉर्ट्स को भी कवर करो ताकि आपका क्या हो, क्विक रिवीजन हो। बाकी हम जो है वो लॉन्ग फॉर्म में तो क्विक रिवीजन आपका करवा ही रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उसको भी जाकर जरूर देखिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने आगे जो हमारा Q&A सेशन है उसकी तरफ और वीडियो को शुरू करते हैं, ओके। तो देखिए आज को जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो है, Why did Dutch East India Company fail to maintain its influence in India? डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना प्रभाव बनाए रखने में क्यों विफल रही, ओके। और ऑप्शंस क्या क्या है। पोर्टुगीज डिडंट अलाउ देम टू ट्रेड इन इंडिया, पुर्तगालियों ने उन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा होगा क्या? पुर्तगाल जो है वो उन्हें आदेश देते थे, उनको अनुमति दे रहे थे कि वो जो डच थे वो यहाँ पे क्या करे, आकर के व्यापार करे, ट्रेड करे? ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि देखिए किसी भी रीजन में अगर कोई भी कंपनी जो है वो क्या करना चाहेगी, अगर ट्रेड करना चाहेगी, व्यापार करना चाहेगी, तो उन्हें दूसरे यूरोपियन कंट्री से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती थी। जिस क्षेत्र में भी वो ट्रेड करना चाहते थे उस क्षेत्र के जो रूलर थे, जो शासक थे, उनसे उन्हें परमिशन लेने की जरूरत पड़ती थी। हाँ, ये जरूर था कि जो बाकी की यूरोपियन कंट्रीज थी उनसे जो है इन लोगों का क्या होता था, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता था, प्रतिस्पर्धा होता था, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि हम जहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बाकी की जो दूसरी कंपनी आ जाए वो भी ट्रेड करने लग जाए। तो ये कॉम्पिटिटर जरूर थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि भारत में व्यापार करने की अनुमति इनके द्वारा परमिशन जो है वो दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ये टोटल वहाँ के जो लोकल रूलर होते थे उनके ऊपर डिपेंड होता था, ओके। तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनकी वजह से भारत में अपना प्रभाव नहीं बना पाई। अब हम दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चंस को ऐसा ही करेंगे, हम ऑप्शन को एक एक करके पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे, और ये बिना आप कंसेप्ट समझे नहीं कर पाओगे, ओके। तो आपको लेक्चर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं 1 डे एग्जाम्स में, तो इसीलिए मैंने इन सारे क्वेश्चंस पे फोकस किया है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा। देयर वॉज अ ग्रोइंग इंटरफेरेंस ऑफ डच गवर्नमेंट इन द कंपनीज इंटरनल अफेयर्स, कंपनी के आंतरिक मामलों में डच सरकार का हस्तक्षेप बढ़ रहा था। क्या ऐसा था क्या? देखिए हमने पढ़ा था डच वाला जो हमारा लेक्चर था कि जो डच की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक कैसी कंपनी थी, वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। कैसी कंपनी थी? जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। और हमने ये भी बात की थी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसी कंपनी होती है, जिसमें बहुत सारे जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत सारी जो मल्टी ट्रेडिंग कंपनीज थी, उनके जो अमाउंट होती है, जितनी भी राशि वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जितनी भी राशि को वो उसमें निवेश करते हैं, उतनी राशि का ही हिस्सेदारी, उतनी ही राशि के वो मालिक होते हैं उस कंपनी के अंदर। जितना भी उनका शेयर होता है, जितनी भी उनकी अमाउंट होती है, उतने के ही वो मालिक होते हैं, ओके। तो यहाँ से क्या लगता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी तो कोई गवर्नमेंट कंपनी थी नहीं, है ना। इसमें तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट था, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं। ये फ्रेंच कंपनी जो थी, आपको याद होगा कि वो प्रॉपर गवर्नमेंट कंपनी थी और उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल था। लेकिन चूंकि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, तो इस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था, इसलिए कंपनी के जो आंतरिक मामले हैं उसमें डच जो सरकार थी उसका कोई भी हस्तक्षेप नहीं था, है ना। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है ना। इसकी वजह से भी ऐसा नहीं था कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपना बिजनेस करने में वो विफल रही। चलिए अपना अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। डच इंडल्ज्ड इन फोर्सिबल रिलीजियस कन्वर्जन ऑफ द पीपल एंड दस वर एक्सपेल्ड बाय लोकल किंग्स, है ना। डच लोगों के जबरन धर्म परिवर्तन में शामिल थे और इस प्रकार स्थानीय राजाओं द्वारा उन्हें निष्कासित कर दिया गया था।
देखिए क्या ऐसा था क्या? हाँ बिल्कुल था। देखिए यूरोपियंस जो थे वो बिल्कुल क्या कर रहे थे, यहाँ पे आकर धर्म का, जो भारतीय लोग हैं उनका धर्म परिवर्तित कर रहे थे। हमने देखिए पुर्तगाल में भी देखा था कि जो पोप निकोलस 5 है उनके पास प्रिंस हेनरी जाते हैं परमिशन लेने के लिए, कि जब उन्हें सी एक्सप्लोरेशन के लिए जाना था तो उन्होंने क्या बोला था कि चलो, उन्होंने ऑर्डर तो दे दिया था कि आप सी को एक्सप्लोर करो, साथ ही साथ क्या किया था कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी करना है। और प्रचार प्रसार में क्या होता है, वो धर्म को परिवर्तित करते थे। तो डच भी तो यूरोपियंस ही थे, तो ये चीज़ बिल्कुल हो रहा था कि वो रिलीजियस कन्वर्जन तो करते थे, लेकिन इसकी वजह से जो है जो लोकल किंग्स थे वो ऐसा नहीं था कि इन्हें निष्कासित कर दिया था और वो यहाँ पर अपना बिजनेस करने में विफल हो रही थी। तो ये ऑप्शन भी नहीं है, तो बचता है एक ही ऑप्शन, द इंग्लिश फोर्सेज मेड देम टू लीव इंडिया। अंग्रेजी सेनाओं ने उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो क्या ये आपको लगता है ऑप्शन? तो यही ऑप्शन है। कैसे है देखिए, हमने देखा था कि जो 1759 थी है ना, 1759 में जो डच है और जो अंग्रेज है इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है ना। डच और अंग्रेजों के बीच में एक वॉर होता है, एक युद्ध होता है। और वो वॉर कौन सा वॉर था? वो वॉर था बैटल ऑफ चिंसूरा, या फिर उसी के बहुत सारे नाम हैं, बैटल ऑफ हुगली है ना, बैटल ऑफ चिंसूरा, बैटल ऑफ हुगली। और ये कब होता है? ये होता है 1759 में। किसके किसके बीच में? डच और इंग्लिश के बीच में। और ये युद्ध क्यों होता है? क्योंकि देखिए जो डच थे वो मलाय वाला एक जो महाद्वीप है ना, मलाय वाला जो महाद्वीप था वहाँ पे डच बहुत ही अच्छे से क्या कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे। और धीरे धीरे जो उनका ट्रेड बहुत अच्छे से बढ़ रहा था और आगे चल के थर्ड एंग्लो डच वॉर होता है इन दोनों के बीच में, अंग्रेज और डचों के बीच में। और क्या होता है कि जो अंग्रेज होते हैं उनका जहाज़ों से इनका संपर्क टूट जाता है, और टूटने के बाद डच की जो फोर्सेस थी उनके 3 जहाज़ों को अपने कब्जे में ले लेती है। और बदले में तो अंग्रेज जो है वो भी पलटवार करेंगे ही। और यही होता है कि धीरे धीरे आगे चल के 1759 में डच और अंग्रेजों के बीच में क्या होता है, बैटल ऑफ चिंसूरा या फिर बैटल ऑफ हुगली हो जाता है। क्योंकि ये जो वॉर है वो हुगली वाले जगह पे हुई थी और हुगली में ही एक गांव है चिंसूरा वहां पे, इसलिए इस वॉर का नाम बैटल ऑफ हुगली या फिर बैटल ऑफ चिंसूरा है। ओके, और देखिए एक चीज और इसका कंसिक्वेंस था कि जो 7 ईयर वॉर्स जो हमने थर्ड कार्नेटिक वॉर में पढ़ा था, वहां पे क्या हो रहा था कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कॉलोनीज थी यूरोपियन कंट्रीज की, वो सब भी एक दूसरे से क्या कर रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे। फ्रेंच और अंग्रेज तो लड़ ही रहे थे, साथ के साथ बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी लड़ रही थी। तो उसका भी कॉन्सिक्वेंस था कि 1759 में डच और इंग्लिश की क्या होती है, लड़ाई होती है। और ये 1759 में हुई थी, बैटल ऑफ चिंसूरा या बैटल ऑफ हुगली। और इसी का कॉन्सिक्वेंस था, इसी का प्रभाव था कि इंग्लिश फोर्सेज मेड देम टू लीव इंडिया, है ना, अंग्रेजी सेनाओं ने उन्हें भारत को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और फाइनली इस युद्ध के बाद डच जो है वो क्या होते हैं, बुरी तरीके से हार जाते हैं। इनकी हार हो जाती है इस युद्ध में और अंग्रेज जो है वो जीत जाते हैं। और फाइनली इनका पूरा फोकस जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज है ना, दक्षिण पूर्वी जो देश हैं जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, मलक्का, श्रीलंका, इन सारे रीजन्स पे इनका फोकस पूरा बट जाता है, चला जाता है भारत को छोड़ करके, और वहीं पे ये अपना पूरा ट्रेड कर लेते हैं। और वैसे भी देखिए डच का जो था वो एम्पायर एस्टेब्लिशमेंट इनका शुरू से नहीं था, ये पूरी तरीके से ट्रेड ही कर रहे थे, ट्रेड ही करना चाहते थे। तो इसके बाद इनका भारत को छोड़ करके कहाँ पे फोकस चला गया, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ। तो अंग्रेजी सेनाओं ने इन्हें मजबूर कर दिया भारत को छोड़ने में। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विथ ब्लू वाटर पॉलिसी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। ओके, तो देखिए हमने ये भी देखा था अपने पुर्तगाल वाले लेक्चर में कि जब वास्को डी गामा भारत आता है उस समय क्या होता है कि जब दूसरी बार वो भारत आता है तो वो कैलीकट, कोची, कन्नौर, इन सारे रीजन्स पे क्या करता है, फैक्ट्री को स्टैब्लिश करता है। लेकिन मुस्लिम जो ट्रेडर्स होते हैं उनसे वो क्या होता है, परेशान होता है। और इस वजह से पुर्तगाल से उन्हें क्या होता है, आर्मी को बुलाने की जरूरत पड़ती है, मिलिट्री की जरूरत पड़ती है। और मिलिट्री का जो हेड होता है वो कौन होता है, वाइसराय। तो जो पहला वाइसराय 1505 में 1505 में जो भारत आते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। कौन होते हैं, फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। यही जो थे वो फर्स्ट वाइसराय थे पुर्तगाली भारत के लिए, है ना, यही आते हैं। और इसी के द्वारा क्या होता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता है ना, ब्लू वाटर नीति को इंप्लीमेंट किया जाता है ना, लागू किया जाता है।
और देखिए ये नीति क्या थी, हम ये समझेंगे कि ब्लू वाटर पॉलिसी आखिर थी क्या, तो कुछ नहीं थी। देखिए मेनली इसमें ये चाहते थे कि जो इंडियन ओशन है, जो हिंद महासागर वाला जो रीजन है इंडियन ओशन है, प्लस में जो अरब सागर है, जो अरेबियन सी है, उस वाले रीजन पे इनका वर्चस्व हो, है ना, इनका जो है वो पूरी तरीके से वर्चस्व स्थापित हो। क्यों ऐसा करते थे? जो भी जहाज आती थी दूसरी कंट्रीज की, वो बिना लाइसेंस, मतलब उनको एक लाइसेंस लेना पड़ता था पुर्तगालियों से, एक लाइसेंस लेना पड़ता था, यानी कि उन्हें एक परमिशन लेनी पड़ती थी कि हाँ यहाँ से हम अपना नाव ले जा सकते हैं कि नहीं। अगर वो ऐसा नहीं करते थे, वो लाइसेंस नहीं लेते थे, अनुमति नहीं लेते थे, तो उसके बाद क्या होता था, उनके जहाज को पुर्तगालियों के द्वारा कब्जे में ले लिया जाता था, है ना। तो उन्हें ये लाइसेंस लेना पड़ता था। यही थी ब्लू वाटर पॉलिसी। और ब्लू वाटर पॉलिसी को ही और क्या कहते हैं? कार्टेज सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टेज सिस्टम। ओके, देखिए इसमें हमने क्या जाना, ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लागू की गई थी? अल्मेडा के द्वारा फर्स्ट वाइस रहे थे। और ब्लू वाटर पॉलिसी को हम क्या कहते थे? कार्टेज सिस्टम। ये कहाँ पे थी? इंडियन ओशन और अरब सागर वाले रीजन में, है ना। तो क्वेश्चन हमारा था कि इनमें से कौन ब्लू वाटर नीति से संबंधित है, कौन है? हमने देख लिया। पहला वाइस रहे जो पुर्तगाल की तरफ से कौन था? ऑप्शन नंबर ए ही हमारा है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। बाकी आपको पता ही है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था वह रियल फाउंडर था पुर्तगालियों की तरफ से, जो इसके बाद वो यहाँ का गवर्नर बनता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब है विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिफीटेड पोर्टुगीज एट सावले। ओके, सावले में किस ब्रिटिश अधिकारी ने पुर्तगालियों को हराया, है ना। तो देखिए ये जो है सावले वाला जो बैटल था वो कब होता है, इसको हम देखते हैं। पहले इसकी स्टोरी को जान लेते हैं। तो देखिए हम देखे थे कि जब ब्रिटिशर्स 1600 में उनकी कंपनी बन गई थी और 1608 में वो भारत आ गए थे, तब से वो लगे हुए थे कि सूरत वाले रीजन पे इनको क्या हो, फैक्ट्री खोलने की परमिशन मिल जाए। और तब से वो बार बार मुगलों के दरबार में जा रहे थे, जैसे कि 1609 में कैप्टन हॉकिंस भी जाते हैं, तुर्की भाषा में जो है वो जहांगीर से बात करते हैं और जहांगीर काफ़ी प्रभावित होता है और इंग्लिश खाकी उन्हें उपाधि भी देता है। फिर 400 मान साहब भी मिलता है उनको, लेकिन उनको फैक्ट्री को खोलने की परमिशन सूरत वाले रीजन में क्या होता है, नहीं मिलता है। फिर धीरे धीरे आगे चल के वो हार के क्या करते हैं, 1611 में साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम वाले रीजन में अपनी पहली फैक्ट्री खोल लेते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और आगे चल के इनको सूरत में भी ट्रेड करने की परमिशन मिल जाती है, व्यापार करने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन फैक्ट्री खोलने की परमिशन नहीं मिलती है। फिर क्या होता है कि 1612 में, और ऐसा वो क्यों हो रहा था, जब वो 1609 में कैप्टन हॉकिंस जाते हैं और जो जहांगीर से परमिशन लेते हैं, उस समय उनको नहीं मिलता है परमिशन, क्योंकि जो मुगल एम्पायर में ऑलरेडी पुर्तगाली भी थे, क्योंकि पुर्तगाली तो काफ़ी पहले आ चुके थे, तो उनका भी इन्फ्लुएंस था। वो लोग बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि अंग्रेजों को भी परमिशन मिले, तो उनके दबाव में आकर के भी जहांगीर जो है उन्हें परमिशन नहीं दे रहे थे। फिर आगे चल के क्या होता है कि 1612 में इन दोनों के बीच में तो काफ़ी तू मैं थी, पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में, एक दूसरे के प्रति दोनों तो कॉम्पिटिटर ही थे। 1612 में क्या हो जाता है कि पुर्तगाल और अंग्रेजों के बीच में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। वो लड़ाई होती है बैटल ऑफ सावले। ओके, सावले का युद्ध। और इस युद्ध में क्या होता है, अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन बेस्ट होते हैं, है ना। इंग्लिश की तरफ से कौन होता है, थॉमस बेस्ट। और इनकी जो नेवल आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, और इन्होंने क्या किया था, हरा दिया था किसको, पुर्तगालियों को। तो पुर्तगाली यहाँ पे क्या हो जाती है, हार जाती है, और अंग्रेज जीत जाते हैं किसके लीडरशिप में, थॉमस बेस्ट के लीडरशिप में। और इस तरीके से इनकी नेवल पावर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं जहांगीर, और फाइनली 1613 में इनको सूरत वाली रीजन पे फैक्ट्री खोलने की परमिशन भी मिल जाती है ना। ये हमने वैसे पहले भी देख लिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन सा जो ब्रिटिश ऑफिशियल है उसने पुर्तगालियों को सावले वाले युद्ध में लड़ाया, तो वो कौन था, वो था थॉमस बेस्ट। तो देखिए इस एक क्वेश्चन से हमने कितनी सारी चीज़ों को जाना कि 1611 में इनका मसूली वाले पट्टनम में फैक्ट्री खुला था, 1612 में इनकी लड़ाई हो गई, बैटल ऑफ सवाली, है ना, सावले। और थॉमस वेस्ट जो था वो अंग्रेजों की तरफ से यही लीड कर रहा था, जीता भी था, और फाइनली 1613 में इनको सूरत वाले रीजन में फैक्ट्री खोलने की परमिशन मिल जाती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन था बी, थॉमस बेस्ट। ओके, Who among the following had welcomed Vasco da Gama at Calicut? निम्नलिखित में से किसने कैलीकट में वास्को डिगामा का स्वागत किया? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इसको हमने अपने जो पिछला पार्ट 1 वाला सीरीज था उसमें देखा भी था कि वास्को डिगामा 1497 में कहाँ से, अपने पुर्तगाल वाले जगह से निकलता है
और फिर फाइनली जो है वो 1498 20 मई 1498 में भारत पहुंचता है। और उसकी मदद जो है वो केप ऑफ गुड होप से जब वो आगे बढ़ता है तो उसकी मदद अब्दुल मजीद जो कि एक गुजराती ट्रैवलर होता है वो करता है, और उसकी मदद से ही वो भारत में कैलीकट वाले रीजन पे क्या करता है, पहुंच जाता है। और वहां पे पहुंचने के बाद उसका भव्य स्वागत किया जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसका वेलकम किया जाता है। और वो कौन होता है कैलीकट वाले रीजन में जो स्वागत करता होते हैं, वो होते हैं वहां के लोकल रूलर जमोरिन, है ना, जहां वहां के लोग उसको क्या कहते थे, सामूथरी भी कहते थे। ये हमने देखा था पार्ट 1 में और लेक्चर में भी, तो आप उसको जरूर देख लेना। तो कैलीकट में जमोरिन ने स्वागत किया था और वहां के लोग उसको सामूथरी भी कहते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल इजीली देख पा रहे हो कि वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था, जमोरिन। हमारा ऑप्शन नंबर सी है आंसर, जमोरिन ने इनका भव्य स्वागत किया था। और ये भी हमने देखा था कि उस समय जो है वो 1497 में जब वास्को डी गामा वहां से निकलता है तो वहां के रूलर कौन थे, पुर्तगाल के मैनुअल फर्स्ट। और भारत में उस समय किसका शासन था, अलग अलग जगहों पर अलग अलग शासन था। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में सिकंदर जो लोधी वंश चल रहा था दिल्ली में, तो सिकंदर लोधी। वहीं अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो विजयनगर एम्पायर में नरसिम्हा II, और जो गुजरात वाला रीजन था वहां पे महमूद बेगरा। तो देखिए एक क्वेश्चन से हमने कितने सारे क्वेश्चन के आंसर कर लिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हु यूज्ड हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली को अड्डे के रूप में किसने इस्तेमाल किया, है ना, हुगली को अड्डे के रूप में किसने इस्तेमाल किया। और हमारे ऑप्शंस क्या क्या है, डच, फ्रेंच, पुर्तगाल और ब्रिटिश। तो देखिए हमें पता है कि सबसे पहले भारत व्यापार करने के लिए कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। और इन्होंने धीरे धीरे जो फैक्ट्री स्टेब्लिश करी, अपना जो बेस बनाया, वो इन्होंने ही इसकी शुरुआत की। वास्को डी गामा से लेकर के धीरे धीरे जो इनके वाइसराय आते चले गए, चाहे वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हो, अल्फांसो डी अल्बुकर्क हो, जिनको रियल फाउंडर कहा जाता था, उन लोगों ने शुरू किया। और धीरे धीरे करके जो हुगली वाला रीजन था वहाँ पे इन्होंने पायरेसी शुरू कर दी। पायरेसी मतलब जो लूट होता है ना, लूट की नीति वो शुरू कर दी, डकैती शुरू कर दी। कैसे, समुद्री डकैती, कि जो भी जहाज यहाँ से गुजरती थी उनको क्या करते थे, ये लूट लिया करते थे, अपने कब्जे में ले लिया करते थे, उनको लूट लिया करते थे। तो इस तरीके से जो हुगली वाला पोर्शन था, जो हुगली वाला रीजन था, वहाँ पे इन्होंने लूट मचा रखी थी। और क्या कर रखा था इन्होंने हुगली वाले रीजन में, वहाँ पे जो नमक होता है, जो सॉल्ट होता है, इनके ऊपर अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली थी, है ना, आधिपत्य स्टैब्लिश कर ली थी कि इनके अलावा यहाँ पे कोई भी नमक नहीं बनाएगा। और क्या कर रहे थे, हाई कस्टम ड्यूटी यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट कर रहे थे, है ना, हाई कस्टम ड्यूटी, बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी यहाँ पे चार्ज कर रहे थे। और क्या कर रहे थे, जो बाल मजदूरी होती है ना, बाल मजदूरी, चिल्ड्रन स्लेवरी, वो भी ये कर रहे थे। बच्चों को भी इस्तेमाल में ले रहे थे अपने व्यापार में, उनसे भी मजदूरी करवा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें ये कहाँ पे कर रहे थे, हुगली वाले जगह पे। इसी वजह से क्या होता है, 1612 में, है ना, 1612 में, उस समय किसका शासन था, मुगल एम्पायर का, उसमें भी जहांगीर का। तो जहांगीर के रेजिम में ही इनके अंडर में जो उस समय बंगाल का गवर्नर था वो कौन था, वो था कासिम खान। और कासिम खान को ये ऑर्डर देता है कि इनसे, जो पुर्तगाल है, उनसे हुगली वाला रीजन क्या कर लिया जाए, छीन लिया जाए, है ना। तो यहाँ पे हुगली वाला जो रीजन है ये क्या होता है, 1612 में इनसे छीन लिया जाता है कासिम खां के द्वारा जहांगीर के आदेश पे। और इस तरीके से इनके हाथ से हुगली चली जाती है। तो मेनली इसमें क्वेश्चन ये था कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली को अड्डे के रूप में किसने इस्तेमाल किया था, किसने इस्तेमाल किया था, पुर्तगालियों ने। और इसके पीछे हमने सारी कहानी भी जान ली। तो ऑप्शन हमारा क्या है, सी नंबर, पुर्तगाल। और बाकी कहानी हमने जान लिया कि लूट के साथ साथ, मतलब जो जहाज़ों को ये लूट रहे थे उसके साथ साथ ये यहाँ पे और क्या क्या कर रहे थे, मोनोपोली सॉल्ट में कर रहे थे, हाई कस्टम ड्यूटी, बाल मजदूरी भी कर रहे थे। इस वजह से जहांगीर ने परमिशन दिया कि इनसे हुगली वाला रीजन छीन लिया जाए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन है हमारा, बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम, बम्बई पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था, है ना। कैसे कब्जा कर लिया था और किससे कब्जा किया था, यही क्वेश्चन तो है हमारा, कि बम्बई पर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे कब्जा, आखिर मतलब कौन था, कौन सी यूरोपीय शक्ति थी जिनसे इन्होंने क्या कर लिया था, बॉम्बे को अपने कब्जे में ले लिया था। तो देखिए इसके पीछे की जो कहानी है वो ये है कि जो ब्रिटेन के प्रिंस थे, है ना, ब्रिटेन के जो प्रिंस थे, राजकुमार थे, कौन थे, वो थे चार्ल्स II, है ना, चार्ल्स II। उनकी जो शादी होती है, मैरिज होती है,
वो किससे हो जाती है? वो होती है पुर्तगाल की जो राजकुमारी होती हैं, प्रिंसेस होती हैं, वो कौन होती है? वो होती है कैथरीन ब्रिगेंजा, है ना, कैथरीन ब्रिगेंजा। कैथरीन ब्रिगेंजा से इनकी शादी हो जाती है। और पुर्तगाली क्या करते हैं? पुर्तगाली जो है वो इनको एज अ गिफ्ट या फिर आप कह लो दहेज के रूप में इनको क्या दे देते हैं? ब्रिटेन को बॉम्बे दे देते हैं। बॉम्बे इन्होंने किसको दे दिया? ब्रिटेन को दे दिया, दहेज या फिर गिफ्ट के तौर पे। अब ये बॉम्बे का क्या करें? तो इन्होंने क्या किया, और ये सारा कुछ होता है 1662 में, साल 1662 में इनकी शादी हो जाती है प्रिंस चार्ल्स टू की और कैथरीन ब्रिगेंजा, जो कि पुर्तगाल की राजकुमारी होती है। दहेज में इनको बॉम्बे दे दिया जाता है पुर्तगालियों के द्वारा। अब ब्रिटेन इसका क्या करती? तो 1668 में ये क्या करती है कि बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को, 1668 में ब्रिटेन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बॉम्बे वाला रीजन था, है ना, जो बॉम्बे वाला रीजन था, उसको रेंट पे दे देती है। रेंट पे दे देती है 10 पाउंड के किराए पे, 10 पाउंड के सालाना यानी कि ईयरली किराए पे ये दे देती है, ताकि क्या करे? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ट्रेड करे, और पैसा तो इनको 10 पाउंड मिल ही जाता था हर साल ट्रेड करने के लिए। तो इस तरीके से जो है वो बॉम्बे वाला जो रीजन था वो किसके हाथ में आ गया? अंग्रेजों के हाथ में। ईस्ट इंडिया अंग्रेजों के हाथ में तो दहेज के तौर पे आया, और अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इसको क्या कर दिया? रेंट पे दे दिया, ताकि वो उससे व्यापार कर सके। और कितने के? 10 पाउंड ईयरली पे, है ना। शादी हो गई इनकी। तो इस तरीके से शादी की वजह से बॉम्बे वाला रीजन जो है वो फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाता है। और बाद में आगे चल के जो वेस्टर्न हेडक्वार्टर था, है ना, 1687 में जो इनका वेस्टर्न हेडक्वार्टर बनता है, वो सूरत से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको कहाँ शिफ्ट कर लेते हैं? बॉम्बे शिफ्ट कर लेते हैं, है ना, हेडक्वार्टर। आप कर लो वेस्टर्न हेडक्वार्टर, है ना। तो इस तरीके से बॉम्बे इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट, आगे चल के हम जानेंगे कि प्रेसिडेंसी भी बन जाती है। तो क्वेश्चन हमारा था कि बम्बई पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जे कर लिया था। किससे किया था? पुर्तगालियों से, क्योंकि पुर्तगाली ही जो है इनको क्या है? एज अ गिफ्ट दे दिया। तो ये इसका आंसर हमें मिल गया, ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, है ना? कौन से साल इन्होंने पटना में स्थापित किया? तो देखिए, बाकी जगह तो हमने देख लिया था कि सबसे पहले तो हमने जाना था कि डच कंपनी बन गई थी 1602 में, भारत में वो व्यापार के लिए आ गए थे 1605 में, और 1605 में ही इन्होंने मसूलीपट्टनम वाले रीजन में, जो कि आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित किया था। लेकिन क्वेश्चन है यहाँ पे कि पटना में इन्होंने अपना पहला कारखाना कब स्थापित किया था? देखिए, हमें पता है कि बिहार वाला जो रीजन था वो यूरोपियंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था? वो इसलिए था कि यहाँ पे इन्हें क्या मिल रहा था? शोरा, अफीम, है ना। और शोरा को वो बारूद बनाने में यूज़ करते थे, और बारूद से ये युद्ध लड़ा करते थे। तो बिहार वाला इसलिए इनके लिए इंपॉर्टेंट था। तो 1632 में इन्होंने पटना वाले रीजन में अपना क्या किया था? फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया था, ताकि इन्हें शोरा, अफीम और बहुत सारी चीज़ें इन्हें बिहार से भी मिल रही थी। तो कौन सा साल था वो? 1632। तो हमें इसका आंसर मिल गया कि किस वर्ष पटना में इन्होंने अपना कारखाना स्थापित किया। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1632। ओके, तो ये है हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है मैच द कॉलम। देखिए, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन मैं आप सबके लिए इसलिए लेकर के आती हूँ क्योंकि देखिए, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वनडे एग्जाम में। तो आप बाकी टाइप के इन सब टाइप के क्वेश्चन से भी आप रूबरू हो, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ। देखिए, इसमें जो है वो कॉलम फर्स्ट में क्या है? हमारा वॉर है ना। इसमें क्या है? हमारा वॉर है, युद्ध है। और इसमें क्या है? 1 सेकेंड, ये हमारा युद्ध। और इसमें क्या है? ट्रीटी है ना, कि किस किस युद्ध के बाद कौन कौन सी संधि थी, है ना। इंपॉर्टेंट तो यही है। और कार्नेटिक वॉर को हमने बहुत ही डिटेल, बहुत ही अच्छे से अपने लेक्चर में कवर किया था। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो पहला कार्नेटिक वॉर था, है ना, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, उसमें किसकी संधि हुई थी? तो देखिए, हमने जाना था कि जो पहला कार्नेटिक वॉर था, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था, वो कहाँ से शुरू हुई थी? वो यूरोप में ऑस्ट्रिया से शुरू हुई थी। क्यों हुई थी? यहाँ पे उत्तराधिकारी की लड़ाई हुई थी, है ना, सक्सेशन की लड़ाई हुई थी यहाँ पे।
वॉर ऑफ सक्सेशन था ये, और वहाँ से जो है वो अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, और उसी का जो है वो कॉन्सिक्वेंस हमें भारत में देखने को मिलता है। भारत में जो है वो अंग्रेज ने क्या किया था, फ्रेंच के शिप पे कब्जा कर लिया था, और इसी की वजह से फिर से जो फ्रेंच थी वो पलटवार करती है और उन्होंने अंग्रेजों का जो मद्रास वाला रीजन था उस पर कब्जा कर लिया था। और इस तरीके से फिर ये युद्ध बहुत आगे बढ़ता है, और ये फिर फर्स्ट जो कार्नेटिक युद्ध होता है वो अनवरुद्दीन की जो आर्मी होती है, जो कर्नाटक का नवाब होता है, उसके बीच में और फ्रेंच के बीच में। और वो युद्ध कौन सा था, सेंट थोम, बैटल ऑफ सेंट थोम या फिर बैटल ऑफ आडियार, क्योंकि वो आडियार नदी के किनारे हुई थी। और इसी युद्ध के बाद फिर आगे चल के क्या हुआ था, इसका फिर से यूरोप में ही इसकी संधि हो जाती है। और वो संधि कौन सी होती है, वो संधि होती है ट्रीटी ऑफ एला शपेल, है ना, एला शपेल की संधि। तो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध की जो संधि हुई थी, देखिए हमने इसकी कहानी भी जान ली, और इसकी संधि क्या हुई थी, ट्रीटी ऑफ एला शपेल, है ना। तो ये है ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर 2, एला शपेल की संधि, ट्रीटी ऑफ एला शपेल, है ना। तो ए का 2 हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे सेकेंड कार्नेटिक वॉर। इसमें हमने देखा था कि देखिए ये वाला जो युद्ध था वो कार्नेटिक वाले ये यूरोप वाले रीजन में शुरू नहीं हुआ था, ये भारत में ही शुरू हुआ था, यहाँ के लोकल रूलर्स के बीच में शुरू हुआ था। और इसमें फ्रेंच और अंग्रेज ये दोनों कूद पड़ते हैं अपने अपना फायदा देखने के लिए, और ये युद्ध फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और जैसा कि पहले में भी हुआ था कि इन्होंने एक दूसरे का रीजन छीन लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था, इसमें भी होता है, पौंडीचेरी को छीन लिया जाता है। और फाइनली फिर से जब इनके बीच संधि हो जाती थी तो ये क्या करते थे, एक दूसरे को इनका छीना हुआ रीजन वापस कर देते थे। तो सेकेंड कार्नेटिक युद्ध में भी यही होता है कि फिर से पौंडीचेरी की संधि हो जाती है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हो जाती है। तो जो द्वितीय कार्नेटिक युद्ध का जो परिणाम था वो क्या था, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी की संधि। तो जो सेकेंड कार्नेटिक युद्ध में जो है, देखिए ये सामने में ही ऑप्शन है, थर्ड नंबर, इन दोनों के बीच में संधि हो गई थी। तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। अब हम थर्ड कार्नेटिक वॉर की बात करते हैं। देखिए थर्ड कार्नेटिक वॉर में क्या हुआ था, ये भारत में शुरू नहीं हुआ था, ये फिर से यूरोप में जो ऑस्ट्रिया वाला रीजन है उसने क्या किया था, सेल्से वाले रीजन पे वो चाहते थे कि वो कब्जा कर ले, और फिर से यहाँ पे अंग्रेज और फ्रांस इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। और फिर से वर्ल्ड में जहाँ जहाँ इनकी कॉलोनीज होती है वो एक दूसरे से लड़ने लग जाती है ना। और इस तरीके से ये युद्ध इतना भयंकर रूप ले लेता है कि फिर से ये भारत में आ जाता है, इसका जो कॉन्सिक्वेंट है, इसका जो प्रभाव है, कॉन्सिक्वेंस है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई होती है, डेट इज बैटल ऑफ सेंट थोम 1760 में, किसके किसके बीच, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। और फिर से ये दोनों एक दूसरे का जो फैक्ट्रीज है ये छीन लेते हैं, और फाइनली फिर से यूरोप में एक संधि हो जाती है अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में, और फिर से ये जो भी इनका रीजन होता था उनको वापस कर देते हैं। और यहाँ पे कौन सी संधि होती है, पेरिस की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है। तो इस तरीके से बी का ऑप्शन नंबर कौन है, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ पेरिस, है ना। तो हमने देख लिया थोड़ा बहुत कहानी भी, क्योंकि देखिए मैं बहुत डिटेल में नहीं गई हूँ, वो तो आप लेक्चर देख लोगे, क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको थोड़ा थोड़ा ग्लांस दे रही हूँ कि हमने क्या क्या देखा था। तो थर्ड कार्नेटिक वॉर में क्या था, ट्रीटी ऑफ पेरिस हो गई थी। तो देखिए अब ऑप्शन देख लेते हैं, ए का हमारा क्या है, ए का हमारा 2 है। तो आप ऑप्शन में देखो ए बी सी डी में कि यहाँ पे ए में 2 कौन है, देखिए फर्स्ट में तो ए का थर्ड है, डी में तो ए का फर्स्ट है, तो ये दोनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, है ना। इन सारे क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है। फिर जब हम बी और सी में देखें तो इसमें क्या देख रहे हैं हम कि बी ए का 2 है और इसमें भी ए का 2 है। तो चलिए हम आगे के ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। अब बी में यहाँ पे 3 है और यहाँ 1 है, तो देखिए बी में यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ पेरिस, तो यहाँ से बी का फर्स्ट यही हमारा ऑप्शन होगा। फिर भी हम सी को भी मैच कर लेते हैं, सी का ऑप्शन हमारा क्या है, थर्ड है, तो इससे हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर सी यही आंसर होगा, ए का 2, बी का फर्स्ट और सी का थर्ड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा सी नंबर ऑप्शन है। और तीनों कार्नेटिक युद्ध में कौन कौन सी संधि हुई ये भी हमने देख लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द डच। बंगाल की निम्नलिखित में से किस फैक्ट्री की स्थापना डचों के द्वारा की गई थी, है ना। देखिए इसमें ऑप्शन है मसूलीपट्टनम पहला। देखिए मसूलीपट्टनम को बिल्कुल डचों ने ही किया था एस्टेब्लिश। सबसे पहले डच आए थे 1605 में जब, तो उन्होंने मसूलीपट्टनम वाले रीजन में ही किया था कि, लेकिन क्या मसूलीपट्टनम बंगाल वाले रीजन में, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पे है कि बंगाल में इन्होंने फैक्ट्री इन सारे ऑप्शन में से किस जगह पे किया था। तो क्या मसूलीपट्टनम बंगाल में है, नहीं, ये तो आंध्र प्रदेश में है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गई। अब हम डी में देख रहे हैं कि श्रीरामपुर आपको याद होगा कि यहाँ पे किसने अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश की थी, डेन्स ने की थी। किसने की थी, डेन्स ने की थी, है ना। तो डेन्स ने यहाँ पे फैक्ट्री स्टेब्लिश की थी, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बचता है हमारा ऑप्शन नंबर बी और सी, चिंसूरा और हुगली, है ना। तो देखिए हुगली में ही एक गांव है चिंसूरा,
तो ये दोनों तो रिलेटेड ऑप्शन हमें दिख रहा है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो डच होते हैं, है ना, जो डच होते हैं वो सबसे पहले बंगाल वाले रीजन में अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश करते हैं 1627 में, है ना, बंगाल वाले रीजन में 1627 में करते हैं। और धीरे धीरे वो बालासोर वाले रीजन पे शिफ्ट करने लगते हैं और फिर से जो है वो आगे चल के इन्होंने बंगाल की तरफ ही शिफ्ट किया और हुगली वाले रीजन में आगे चल के हुगली वाले रीजन में इन्होंने बालासोर से शिफ्ट होके अपनी फैक्ट्री को स्टेब्लिश किया। और हुगली से ये फिर कहाँ बढ़ते हैं, हुगली वाली जगह में ही एक गांव पड़ता है, वो गांव है चिनसूरा, है ना, चिनसूर या चिनसूरा। यहाँ पे अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश करते हैं। तो इस तरीके से हुगली और चिनसूरा, और जो चिनसूरा वाला जगह था ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड का पोर्ट बन जाता है डचों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो इस तरीके से हुगली और चिनसूरा दोनों जगह ही ये क्या करते हैं, अपना कारखाना, अपनी फैक्ट्री को स्टेब्लिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये हमारा दोनों हो जाएगा, है ना, बी और सी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बोथ बी एंड सी, दोनों बी और सी दोनों ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है ना, क्योंकि हुगली में ही चिनसूरा वाला जगह है, गांव है। तो इन दोनों जगहों पर उन्होंने अपनी कारखाना को स्टेब्लिश किया था। तो क्वेश्चन है कि बंगाल की निम्नलिखित में से किस फैक्ट्री की स्थापना डचों के द्वारा की गई थी। तो किस फैक्ट्री की गई थी, तो चिनसूरा और हुगली, हमारा दोनों ऑप्शन सही है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये समझ में आ गया होगा आई होप आपको। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पायर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया, है ना, किस मुगल सम्राट के समय में अंग्रेजी EIC की स्थापना भारत में की गई थी और भारत में इसकी पहली फैक्ट्री, है ना। कि देखिए जो मुगल के शासनकाल में अंग्रेजों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी, है ना। तो देखिए इसको हमने बहुत बार देख लिया है कि जब इनकी कंपनी स्थापित हुई थी कहाँ पे, ब्रिटेन वाले जगह पे, उस समय वहाँ जो भारत में शासनकाल था वो किसका था, अकबर का था। लेकिन जब कंपनी यहाँ पे आ जाती है 1608 में जब आ जाती है, उस समय यहाँ पे किसका शासनकाल था, जहांगीर का शासनकाल था भारत में, जो कि क्या थे, एक मुगल एम्पायर थे, है ना, ये क्या थे, मुगल शासक थे। और हमने अभी पिछले मतलब 4-5 क्वेश्चन पहले ही हमने देखा कि क्या हुआ था, जहांगीर से ये 1608 से ही लगे हुए थे कि इनको सूरत वाले जगह पे क्या हो जाए, फैक्ट्री खोलने की परमिशन मिल जाए, लेकिन वो मिल नहीं पा रही थी। हमने अभी फिर बात की, आपको फिर से मैं बता दे रही हूँ कि कैप्टन हॉकिंस आता है 1609 में, तुर्की भाषा में बात करता है जहांगीर को इम्प्रेस करने के लिए। फिर भी जो है वो और क्योंकि जहांगीर जो है वो पुर्तगालियों के इन्फ्लुएंस में होता है तो फैक्ट्री खोलने की परमिशन तो नहीं देता है, लेकिन तुर्की भाषा में इनके बात करने की शैली से वो काफ़ी प्रभावित होता है, उसको इंग्लिश खां की उपाधि भी दे देता है। लेकिन फैक्ट्री खोलने की तो परमिशन नहीं मिली, हार के ये क्या करते हैं, साउथ इंडिया में इनको मसूलीपट्टनम वाले रीजन में फैक्ट्री खोलनी पड़ती है। और फिर आगे चल के 1612 में अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में एक युद्ध होता है, बैटल ऑफ सावले, जिसकी बात हमने पिछले क्वेश्चन में कर ली। और उस युद्ध के बाद जो जहांगीर है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, किससे प्रभावित हो जाता है, जो अंग्रेज हैं उनकी नेवल पावर से। ये क्या होता है, उनकी नेवल पावर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। और फाइनली 1613 में इनको सूरत वाले एरिया में फैक्ट्री को, है ना, कारखाने को खोलने में की परमिशन, है ना, परमिशन मिल जाती है। इस तरीके से इनको अनुमति दे दी गई, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा, है ना। तो हमने देखा कि कौन से साल में इनको अनुमति मिली, तो इनको साल मिला 1613 सूरत वाले रीजन में। और किसने उस समय मुगल एम्पायर कौन था, मुगल शासक कौन था, तो अकबर था, नहीं, कौन था, जहांगीर था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन का जो है आंसर हमने बहुत बार देख लिया है। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन से हमने कितने सारे जवाब दिए कि 1608 में जो है वो जहांगीर का शासनकाल था और इसी टाइम ये भारत आए थे। फिर क्या हुआ था, 1612 में बैटल ऑफ सावले हो गया था, किसके बीच में, पुर्तगाल और अंग्रेजों के बीच में। और उस समय जो है वो कैप्टन, हमने अभी बात की थी कि थॉमस बेस्ट जो था उन्होंने अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ा था। और इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा जीत भी जाते हैं अंग्रेज इस वाले युद्ध में, बैटल ऑफ सावले में, और पुर्तगालियों की हार हो जाती है। और इस तरीके से जहांगीर बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और फाइनली उनको आदेश मिल जाता है सूरत वाले रीजन में इनको फैक्ट्री स्टेब्लिश करने की। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा कि किस मुगल सम्राट के समय में अंग्रेजी EIC की स्थापना की गई थी।
और पहली फैक्ट्री किसके शासन में खोलने को इनको परमिशन मिला, तो वो था ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के शासनकाल में। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशंस द फ्रेंच एस्टेब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट। भारत में निम्नलिखित स्थानों में से फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया, है ना। तो ये पूछा जा रहा है कि भारत में जब फ्रेंच आ गए थे तो उन्होंने भारत में किस रीजन में अपना सबसे पहला कारखाना था, फैक्ट्री थी, उन्होंने कहाँ पे एस्टेब्लिश किया था, यही क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए, हमें पता है कि फ्रेंच की कंपनी कब बनी थी, फ्रेंच की कंपनी कब बनी थी। तो इसके पीछे हम एक बार कहानी को भी डिस्कस कर लेते हैं कि उस समय जो वहाँ पे शासनकाल था, रूल था, वो किसका था, लुईस 14 का था। और लुईस 14 के ही एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं, है ना, जिनका नाम क्या होता है, कोलबर्ट होता है। और इन्हीं का सुझाव होता है कि क्यों ना हम भी बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह एक कंपनी को एस्टेब्लिश करें, जो कि क्या करे, जाकर के अलग अलग जगहों पे ट्रेड करे, व्यापार करे और हमें भी प्रॉफिट हो, फ़ायदा हो। तो इन्हीं के सुझाव पे लुईस 14 के द्वारा एक कंपनी की स्थापना की जाती है। और वो जो कंपनी थी वो कौन सी कंपनी थी, वो कंपनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन से साल में खोली गई थी, ये 1664 में एस्टेब्लिश की गई थी। और ये जो कंपनी थी ये पूरी तरीके से कैसी कंपनी थी, ये एक गवर्नमेंट कंपनी थी, है ना, सरकारी कंपनी थी। और भारत में ये, है ना, इंडिया में, भारत में ये ट्रेड के लिए कब आती है, 1668, है ना, 1668 में ये भारत में आती है। और इन्होंने जो अपनी पहली फैक्ट्री भारत वाले रीजन में एस्टेब्लिश किया था वो गुजरात के सूरत वाले रीजन में, है ना, सूरत वाले रीजन में इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री, है ना, पहला जो कारखाना था, जो फैक्ट्री थी, उसको स्थापित किया था। तो क्वेश्चन यही था हमारा कि फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया था, तो कहाँ पे किया था, सूरत वाले रीजन में। तो है ना, इससे जो हमारा ऑप्शन है, देखो ए नंबर ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में ही हमारा क्या है, सूरत है। तो हमने ये देखा कि लुईस 14 वहाँ का रूलर था, है ना, लुईस 14 वहाँ का रूलर था। और उसी के एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर थे, कौन थे, कोलबर्ट थे। और कोलबर्ट के ही, है ना, कोलबर्ट के ही सुझाव पे इन्होंने कंपनी की स्थापना करी। कौन सी कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। कब, साल 1664 में। और ये कैसी कंपनी थी, एक सरकारी कंपनी थी, गवर्नमेंट कंपनी थी। और इन्हीं के सुझाव पे जब कंपनी की स्थापना हो जाती है उसके बाद ये भी ट्रेड करने के लिए कहाँ आते हैं, भारत वाले रीजन में आते हैं। कब पहुँचते हैं, 1668 में, 1668 में। और भारत में, गुजरात में जो सूरत वाला जगह है वहाँ पे इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री अपना सबसे पहला कारखाना क्या कर दिया, स्थापित कर दिया, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ये सूरत हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एक्सपेल्ड बाई औरंगजेब। भारत में EIC के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने क्या कर दिया था, निष्कासित कर दिया था, है ना। तो EIC के किस अंग्रेज को औरंगजेब के द्वारा निष्कासित कर दिया गया, एक्सपेल्ड कर दिया गया था। किसको किया गया था, देखिए स्टोरी देखते हैं। होता क्या है कि साल 1686, है ना, 1686 में जो अंग्रेज थे, है ना, जो इंग्लिश थे, जो अंग्रेज थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इनका हुगली वाला रीजन था मुगलों का, उस पर क्या कर दिया था, कब्जा कर लिया था, है ना, हुगली पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। और एक तरीके से आप सोचो तो औरंगजेब के खिलाफ, है ना, औरंगजेब के खिलाफ अंग्रेजों ने वॉर डिक्लेयर कर दिया, है ना, वॉर डिक्लेयर कर दिया था, युद्ध की घोषणा कर दी थी, ठीक है, एक तरीके से। क्योंकि हुगली जो है वो किसके अंडर में आ रहा था, उस समय का मुगल शासन कौन था, मुगलों के अंडर में। और मुगल का शासक कौन था उस समय, वो था औरंगजेब। तो एक तरीके से ये औरंगजेब के खिलाफ क्या हुआ, युद्ध को ही डिक्लेयर करना हुआ। अब देखिए, अंग्रेजों ने जब हुगली वाला रीजन कब्जा किया तो बदले में मुगल भी तो कुछ करेंगे। तो 1687 में जो मुगल्स थे, है ना, जो मुगल थे, उन्होंने क्या किया कि हुगली में इनकी जितनी भी सेटलमेंट थी, है ना, जितनी भी इनकी बस्ती थी, सेटलमेंट थी, उन सबको क्या किया, उखाड़ के फेंक दिया, सबको हटा दिया, तहस नहस कर दिया अंग्रेजों की। अब क्या होता है, फिर से
फिर से अंग्रेज जो है फिर से इसका पलटवार करते हैं और 1688 में जो जॉन चाइल्ड था, है ना, सर जॉन चाइल्ड था, उसने क्या किया कि जो इनकी मुगलों की जो जहाज थी, है ना, जो मुगलों की जो शिप थी, है ना, मुगलों की जो जहाज थी, उस पर क्या कर लिया, अटैक कर दिया, हमला कर दिया। और क्या किया, जो हज पिलग्रिम्स थे, है ना, जो हज यात्री थे, उनकी जहाज़ों पर भी क्या कर दिया, उसने हमला कर दिया, अटैक कर दिया, हमला कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई थी मुगलों के लिए कि बदले में 1688 में जॉन चाइल्ड ने क्या कर दिया था, मुगलों के जहाज़ पर भी जो ट्रेड के लिए यूज़ करते थे वो समुद्र के किनारे, और फिर जो हज यात्री थे उनकी जहाज़ों पर भी उसने हमला कर दिया। किसने, जॉन चाइल्ड ने। अब ये तो किसी भी जो शासक होगा उसको बर्दाश्त नहीं होगा। अब क्या होता है आगे चल के कि जो अंग्रेज होते हैं उनसे बहुत सारा जो इनका फैक्ट्री जहाँ जहाँ पे इनका स्थापित था, सारा रीजन जो भी मुगल के अंडर्स में था वो छीन लिया जाता है। जैसे आप समझ लो सूरत, बॉम्बे, है ना, सूरत, बॉम्बे, मसूलीपट्टनम, इन सारे जगहों पे क्या था, इनका फैक्ट्री थी, है ना, इनका कारखाना था। उन सबको क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है अंग्रेजों से। और क्या किया जाता है, जो जॉन चाइल्ड थे, जॉन चाइल्ड को बंदी बना लिया जाता है, कब्जे में ले लिया जाता है ना, इम्प्रिजन कर दिया जाता है। अब इतना कुछ हो गया। अब फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों के सामने, औरंगजेब के सामने झुकना पड़ता है और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जॉन चाइल्ड को छोड़ दिया जाए, है ना, उनको रिलीज़ कर दिया जाए। और फिर फाइनली 1.5 लाख, है ना, 1.5 लाख कॉम्पनसेशन देने के बाद जॉन चाइल्ड को छोड़ा जाता है मुगलों के कब्जे से, है ना। मुगलों ने जो उनको बंदी बना लिया था तो 1.5 लाख कॉम्पनसेशन देने के बाद छोड़ा जाता है। और ये भी बोला जाता है कि जॉन चाइल्ड ने जो है वो घुटने पे बैठ के औरंगजेब से माफ़ी मांगी थी। और फिर से जो है वो 1691 में, है ना, 1691 से फिर से इनको बंगाल वाला रीजन मिलता है ट्रेड करने के लिए, है ना। तो देखिए इतना सारा कहानी था कि किस तरीके से जब अंग्रेज जो है इनके हुगली वाले जो पोर्ट था वहाँ पे इनको कब्जा कर लिया और एक तरीके से वॉर डिक्लेयर कर दिया था, तो फिर से अगले साल ही जो है मुगलों ने भी उनके जो बस्ती थी, सेटलमेंट थी, उसको तहस नहस कर दिया था। और फिर से 1688 में जॉन चाइल्ड ने मुगलों की जहाज़ पे कब्जा किया। और ज़्यादा इन्होंने गलत तब कर दिया जब इन्होंने हज यात्री के जहाज़ों पर ही कब्जा कर लिया। तो ये तो बहुत गलत था, हमला कर दिया था, ये तो बहुत ही गलत था। और इस तरीके से पलटवार में फिर से मुगल जो है वो सूरत, बॉम्बे, मसूलीपट्टनम और भी बहुत सारी जो इनकी फैक्ट्री थी उन सबको क्या कर लिया था, छीन लिया था और जॉन चाइल्ड को बंदी भी बना लिया था। और बाद में फिर 1.5 लाख के कॉम्पनसेशन से फिर से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने के बाद जॉन चाइल्ड को छोड़ा जाता है। ये घुटने पे बैठ के ये भी माफ़ी मांगता है औरंगजेब के आगे। और फिर आगे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद 1691 में फिर से बंगाल इनको मिलता है क्या करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था कि भारत में EIC के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था, तो वो कौन था, वो था ऑप्शन नंबर बी हमारा है करेक्ट आंसर, सर जॉन चाइल्ड। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, मैंने पूरी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर्स सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613। 1613 में अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, है ना, 1613 में। तो देखिए इस क्वेश्चन को तो हमने बाकी दूसरे क्वेश्चन के अंडर में ही, मतलब उसके तहत ही बहुत बार इसका आंसर हमने जान लिया कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही, मतलब 3-4 क्वेश्चन पहले ही हमने देखा था कि जब ये 1608 में अंग्रेज आए थे तो सूरत में तभी से इनकी मंशा थी कि वो क्या करें, अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करें, लेकिन इनको परमिशन नहीं मिल पा रही थी। और फाइनली 1612 में जो बैटल ऑफ सावले हो जाता है ना, सवाली की जो युद्ध हो जाती है ना, सवाली की जो युद्ध हो जाती है, उसके बाद जो जहांगीर है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। जहांगीर जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, इम्प्रेस हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, किससे, अंग्रेजों की नेवल पावर से, नेवल आर्मी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। और फाइनली 1613 में सूरत वाले रीजन में फैक्ट्री खोलने की परमिशन इनको मिल जाती है ना, फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने की परमिशन इनको मिल जाती है ना, कारखाना को स्थापित करने की इनको आज्ञा, अनुमति मिल जाती है। तो इस तरीके से एक युद्ध होता है और एक युद्ध के बाद जो है वो इनको एक परमिशन मिलती है।
और ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ये जो युद्ध था वो पुर्तगाली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे और अंग्रेज़ों की तरफ से थॉमस बेस्ट थे, है ना, थॉमस बेस्ट थे। ये भी हमने देखा था अभी पिछले क्वेश्चन में। और इनकी क्या हो जाती है? ये इनकी जीत होती है ना, अंग्रेज जीत जाते हैं। और इस तरीके से इनकी जो इनकी जो मुग़ल इनसे जो ये परमिशन लेते हैं और 1613 में ये सूरत वाले रीजन में अपनी पहली फैक्ट्री क्या करते हैं? एस्टेब्लिश करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया हमें, ऑप्शन नंबर डी, सूरत। ओके, चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विथ रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स इनटू इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, है ना। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब यहाँ पे हमें ऑप्शन को देख करना राइट आंसर नहीं बताना है, कौन सा इसमें से गलत है उसको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके ऑप्शन को अपने पढ़ लेंगे। पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है, द पोर्टुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया। क्या लगता है आपको कि क्या ये ऑप्शन सही है? पुर्तगालियों ने जो है वो 1499 में गोवा पे कब्जा किया था, क्या ऐसा था क्या? बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। हमने देखा था कि जब अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो कि क्या थे, रियल फाउंडर कहे जाते थे पुर्तगाली शक्ति के, है ना, ये रियल फाउंडर कहे जाते थे। ये सबसे पहले तो वाइसराय थे पुर्तगालियों की तरफ से भारत में, और ये रियल फाउंडर कहे जा रहे थे। इनको रियल फाउंडर कहा जा रहा था पुर्तगाली शक्ति का। ओके, तो इन्होंने क्या किया था, इनको क्यों कहा जा रहा था ये हमने देखा था। इन्होंने 1510 में गोवा को अपने कब्जे में ले लिया था। किससे? बीजापुर के शासक से, है ना। बीजापुर का जो शासक था यूसुफ शाह, उससे कब्जे में ले लिया था। और क्या क्या किया था? सती प्रथा पे इसने प्रयास किया था रोक लगाने का, वहाँ पे सड़क का निर्माण करवाया था, और भी बहुत सारी चीज़ें की थी इसने। तो इस वजह से अल्फांसो द अल्बुकर्क को क्या कहा जा रहा था? पुर्तगालियों शक्ति का रियल फाउंडर। तो पुर्तगालियों ने जो है वो 1499 में गोवा पे कब्जा नहीं किया था। कब किया था? 1510 में कब्जा किया था। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन तो हमारा क्या है? गलत है, और हमें गलत ही आंसर ढूंढना है। चलिए बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं कि एक से ज़्यादा भी हो सकता है। द इंग्लिश ओपनड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली? मसूलीपट्टनम में खोली। क्या ऐसा था? बिल्कुल था। हमने बहुत बारी देख लिया कि 1608 में अंग्रेज आए, इनको जब सूरत में परमिशन नहीं मिलती है, अनुमति नहीं मिलती है, तो हार के ये 1611 में दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, उस वाले रीजन में अपनी पहली फैक्ट्री स्टेब्लिश करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल सही है, ये वाला हमारा सही है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर सी की। इन ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपनड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन ओडिशा इन 1633। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, सॉरी ये जो इसका अनुवाद है वो थोड़ा गलत हो गया है। इसमें इनका कहने का मतलब है कि ईस्टर्न इंडिया यानी कि पूर्वी भारत में जो अंग्रेज की कंपनी थी वो पहली बार उन्होंने कहाँ पे खोला था? वो उड़ीसा वाले रीजन में खोला था 1633 में। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो पूर्वी भारत है वहाँ पे जो अंग्रेजी कंपनी थी उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली थी? उन्होंने खोली थी उड़ीसा में 1633 में। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। ओके, इसका हिंदी अनुवाद क्या है? गलत है, तो इसको आप देख लेना। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, अंडर द लीडरशिप ऑफ ड्यूप्ले द फ्रेंच ऑक्यूपाइड मद्रास इन 1746। ड्यूप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। क्या ये ऑप्शन हमारा सही है? जी हाँ, ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। देखिए हमने देखा था कि जब फर्स्ट कार्नेटिक युद्ध हुआ था, है ना, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, उसमें क्या हुआ था? उसमें ये हुआ था कि जब ऑस्ट्रिया में वॉर ऑफ सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू हो गई थी, और इसका इम्पैक्ट जब भारत में आया था, और भारत में क्या किया था? अंग्रेजों ने जो फ्रांस है उनकी जहाज़ों पर क्या कर दिया था? कब्जा कर लिया था, तहस नहस भी करना शुरू कर दिया था। और उसी के बदले में जो फ्रांस के उस समय जो गवर्नर थे वो कौन थे? वो थे ड्यूप्ले, फ्रैंकोइस ड्यूप्ले, है ना, फ्रैंकोइस ड्यूप्ले। और ड्यूप्ले ने क्या किया था कि मदद ली थी उस समय मॉरिशस के ही फ्रांस के गवर्नर होते हैं उनसे, और मदद लेकर के मद्रास वाला जो रीजन था अंग्रेजों का उसको अपने कब्जे में ले लिया था, उसको कैप्चर कर लिया था। ठीक है,
और वो काम उन्होंने कब किया था? 1746 में, 1746 में। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि ड्यूप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। किससे? अंग्रेजों से। तो ये भी सही है। तो बी, सी, डी ये तीनों ऑप्शन हमारा सही है और हमें इसमें क्या है? गलत कथन को चुनना है। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि द पोर्टुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499। 1499 में उन्होंने नहीं किया था। कब किया था? 1510 में किया था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और देखिए ये जो बी, सी, डी है, इससे भी हमने कितने सारे जो फैक्ट है उसको कवर कर लिया कि मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपना पहली फैक्ट्री खोला अंग्रेजों ने। उड़ीसा में जो है वो 1633 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी पूर्वी भारत में। और ड्यूप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने जो है वो 1746 में मद्रास वाला रीजन अंग्रेजों से अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, बाकी ऑप्शन ए आपका गलत है, तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो क्वेश्चन वो है, हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया, है ना। भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? देखिए ये क्वेश्चन जो है ना वो आप सबके लिए सबसे आसान क्वेश्चन है। कैसे है? क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार देख लिया और हमने बार बार पढ़ा कि सबसे पहले जो भारत आने वाले जो यूरोपीय थे वो कौन थे? वो थे पुर्तगाल। और क्वेश्चन यहाँ यही पूछा जा रहा है कि भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो जो पहले आएगा वही तो सबसे पहले समुद्री व्यापार शुरू करेगा। तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इंग्लिश होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। फ्रेंच, ये तो सबसे लास्ट में आने वाले थे। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, पुर्तगाली। और पुर्तगाली में भी कौन आए थे? वास्को डे गामा आए थे। कब आए थे? 20 मई 20th of May 1498 में आए थे, है ना। इनकी मदद अब्दुल मजीद ने की थी और कैलिकट वाले रीजन में ये भारत में पहुंचे थे। भव्य स्वागत जमोरिन के द्वारा किया गया था, जिनको सामुथ्री भी कहा जाता है ना। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लिया। ऑप्शन नंबर सी दैट इज पुर्तगाली, यही आए थे और इन्होंने ही क्या किया था? अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली क्वेश्चन की तरफ कि विथ रेफरेंस टू द कॉजेज ऑफ द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश एंड फेलियर ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, है ना। भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की विफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब जो अंग्रेज, हमने देखा था कि जो अंग्रेज थे वो कार्नेटिक वार, जो तीसरा कार्नेटिक युद्ध था, क्या होता है? अंग्रेज जीत जाते हैं, फ्रांसीसियों की हार हो जाती है। तो उसके बाद जो हमने कारण भी पढ़ा था कि क्या वजह थी कि अंग्रेजों की जीत होती है और फ्रांसीसियों की हार होती है। तो नीचे दिए गए कुछ स्टेटमेंट है, उनको हमें पढ़ के बताना है कि क्या ये रीज़न थी, ये वजह थी अंग्रेजों की जीत की और फ्रांसीसियों की हार की। तो हमें कथन पढ़ के ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो कथन है, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है और कौन सा गलत है। ओके, तो सही हमें स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। तो देखिए हम पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, गेटिंग ह्यूज वेल्थ एंड मैन पावर फ्रॉम कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिश, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विजय से भारी धन एवं जनशक्ति प्राप्त होना। तो देखिए हमने ये बात की थी कि जो तीसरा कार्नेटिक युद्ध हो गया था उसके बाद अंग्रेजों की भारी जीत होती है और फ्रांसीसियों की हार होती है। और ये जो बंगाल वाला जो रीजन है, इन पर जब इनकी विजय प्राप्त हुई, इसको हम आगे और भी जो पॉलिसीज पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स की, उसमें हम देखेंगे कि कैसे ये बंगाल में इनकी विजय होती है। ठीक है, तो ये तो हम आगे पढ़ेंगे। बस अभी आप इतना जानो कि बंगाल में जब इनकी विजय होती है भारी तरीके से, तो इनको यहाँ पे क्या होता है? भारी धन प्राप्त होता है, जनशक्ति भी प्राप्त होती है। कैसे धन प्राप्त होता है? देखिए एक तो जो बंगाल है, बंगाल में जो हुगली वाला रीजन है वो क्या है? समुद्र के किनारे है। और समुद्र के किनारे जो भी जमीन होती है, जो भी मिट्टी होती है, वो क्या होती है? वो उपजाऊ होती है। तो वहां से इनको कॉटन मिल जाता था और कॉटन का ये क्या करते थे? ट्रेड किया करते थे कॉटन का भी। तो इससे भी इनको क्या होता था? फायदा होता था। और क्या होता था? समुद्र तो था ही, जिससे जहाज से वो क्या करते थे? सामान को ले जाते थे, भेजते थे। और भी बहुत सारा फैक्टर था जिसकी वजह से जो बंगाल को जीतने के बाद इनको बहुत सारा वहां से धन की प्राप्ति होती है। और मैन पावर तो था ही इनके पास में। तो जो भी जितना धन था वो क्या कर रहे थे? वो युद्ध में लगा रहे थे, युद्ध में इन्वेस्ट कर रहे थे। वहीं हमने फ्रांस को देखा था कि फ्रांस एक गवर्नमेंट कंपनी थी, उनको इतना जो है वो पैसा नहीं मिल पा रहा था वहाँ की सरकार के द्वारा कि वो क्या करे, क्योंकि वो अलग अलग वॉर, जो यूरोप में डिफरेंट जगह पे वॉर चल रही थी, फ्रेंच की जो सरकार थी वो उसी में बिजी थी, तो वो बहुत ज़्यादा
फोकस नहीं कर रही थी, वो एक तरीके से इग्नोर करके चल रही थी यहाँ की फ्रांस की कंपनी में। और अंग्रेजों का वैसा बिल्कुल नहीं था, सरकार का हस्तक्षेप भी नहीं था अंग्रेजों में, जो भी फैसला था वो यही लेते थे। और प्लस में बंगाल की विजय की जो भारी धन प्राप्त हो रही थी, वो पूरा का पूरा पैसा वो क्या कर रहे थे, युद्ध में ही निवेश कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल विजय से भारी धन एवं जनशक्ति का प्राप्त होना। दूसरा है कि नेवल सुपीरियॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों की नौसेना श्रेष्ठ था। ये भी हमने देखा था कि अंग्रेजों की जो नौसेना थी, जो नेवल आर्मी थी, वो शुरू से ही, है ना, शुरू से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। हमने देखा था कि जब ये फैक्ट्री खोलना चाह रहे थे सूरत में, और 1612 में जो बैटल ऑफ सार्ले होती है ब्रिटिश और पुर्तगालियों के बीच में भी, उस समय भी अंग्रेजों की जीत होती है। कैसे? उनकी नेवल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो शुरू से ही जो अंग्रेज थे, उनकी नेवल पावर, जो नौसेना थी, वो काफ़ी मजबूत थी। और इसी से जो है वो जहांगीर भी इंप्रेस हो जाता है, उनको फैक्ट्री खोलने की परमिशन दे देता है 1613 में सूरत वाले रीजन में। तो शुरू से ही आप देख रहे हो कि अंग्रेजों का किस तरीके से वर्चस्व है नौसेना वाले रीजन में। और यही रीजन था कि इन्होंने फ्रेंच को भी हरा दिया, है ना, नौसेना। और फ्रांस की जो थी वो नौसेना कमजोर थी इनके कंपैरिजन में। तो ये भी एक वजह है कि फ्रांसीसियों की हार होती है और अंग्रेजों की जीत होती है। तो यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन है हमारा, वो क्या है, वो करेक्ट है। तो अब हम नीचे देखेंगे कि नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुने। तो क्या फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है? 2 ऑप्शन है? नहीं, बोथ 1 एंड सी, दोनों ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? बोथ 1 एंड 2। ओके, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हु ग्रांटेड द परमिशन टू एस्टेब्लिश द फ्रेंच फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किसने दी थी, है ना। तो हमने देखा था, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जो लुईस 14 और कोलबर्ट, इनके कोलबर्ट की जो क्या बोलते हैं उसको, सुझाव के बाद लुईस 14 ने जो है वो एक वहाँ पे कंपनी खोली ट्रेड करने के लिए। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1668 में भारत आती है। और भारत आएंगी तो वाइसराय भी आएंगे, इनके साथ में गवर्नर आएंगे। तो जो फ्रेंकोइस कैरन थे, है ना, फ्रेंकोइस कैरन फ्रांस के तरफ से, इन्होंने क्या किया था, 1688 में क्या किया था, सूरत वाले रीजन में इन्होंने, कहाँ पे, सूरत वाले रीजन में इन्होंने फैक्ट्री खोल दी थी, है ना। सूरत वाले रीजन में इन्होंने पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर ली थी, है ना। और इसी के अगले साल ही, है ना, साल कौन सा था, 1668, है ना, 1668 में इन्होंने सूरत वाले रीजन में पहली फैक्ट्री खोल ली, फ्रेंकोइस कैरन। और इसी के नेक्स्ट ईयर, है ना, 1669 में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी। 1669 में दूसरी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की, कहाँ पे, मसूलीपट्टनम वाले रीजन में, जो कि आंध्र प्रदेश में है ना। और मसूलीपट्टनम वाले रीजन में खोलेंगे तो इनको परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी। यहाँ पर इन्होंने मुगलों से परमिशन ली थी, है ना। और मसूलीपट्टनम वाले रीजन में इनको जब खोलनी थी फैक्ट्री, तो किससे परमिशन ली थी, गोलकोंडा के सुल्तान से, है ना, गोलकोंडा के सुल्तान से। और कौन था उस समय गोलकोंडा का सुल्तान, वो था कुतुब शाह, है ना। उस समय जो गोलकोंडा का सुल्तान था, उससे ये परमिशन लेते हैं कि हमें मसूलीपट्टनम वाले रीजन में क्या करने दिया जाए, फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने दिया जाए। और वो कौन करते हैं, वो करते हैं फ्रेंकोइस कैरन, ठीक है, फ्रांसीसियों की तरफ से। और मदद लेते हैं जो फ्रेंकोइस कैरन थे, वो एक पारसी होता है मरकारा करके, उसकी मदद से ये मसूलीपट्टनम वाले रीजन में अगले साल ही 1669 में खोलते हैं और परमिशन लेते हैं कुतुब शाह से। तो इस तरीके से मसूलीपट्टनम में फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापना करने की अनुमति किसने दी थी, तो वो दी थी अब्दुल्ला कुतुब शाह ने, जो कि गोलकोंडा का क्या था, गोलकोंडा का शासक था, है ना, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, है ना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ए, अब्दुल्ला कुतुब शाह। ओके, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ रेफरेंस टू द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया, द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इंडेड बाई। भारत के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया था, है ना। देखिए, जो भारत में ये लोग ट्रेड कर रहे थे, तो डिफरेंट जो है ना वो एक्ट आ रहा था, कहाँ से, वहाँ से ब्रिटिश जो वहाँ की सरकार थी, वो क्या बनाते थे, कानून बनाते थे, उन्हीं के तहत ये क्या करते थे, यहाँ पे व्यापार किया करते थे।
तो देखिए हो ये रहा था यहाँ पे भारत वाले रीजन में इनके तरफ से कि जब इनकी कंपनी बनी थी, है ना, जब इनकी कंपनी बनी थी कब, 1600 में। उस समय क्वीन कौन थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, है ना। और इन्होंने क्या दिया था, एक चार्टर दिया था इनकी कंपनी को, अंग्रेजों की कंपनी को क्या दिया था, चार्टर। चार्टर मतलब क्या होता है, अधिकार पत्र होता है। और इस चार्टर के तहत इनको क्या मिलती है, ट्रेड करने की परमिशन मिलती है और ट्रेड के ऊपर इनको मोनोपोली मिलती है कि इनके अलावा कोई भी ब्रिटेन से, है ना, ब्रिटेन से कोई भी दूसरी कंपनी जाकर के ट्रेड नहीं करेगी, ठीक है। ईस्ट इंडिया के बाद कोई भी दूसरी कंपनी वहाँ पे ट्रेड नहीं करेगी। तो ट्रेड में इनको मोनोपोली मिल जाती है, कितने साल की, 15 साल की इनको मोनोपोली मिल जाती है। किनको, अंग्रेजों, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इस ट्रेड ये जो मोनोपोली मिली थी ये चीज़ चेंज कब हो जाती है, 1609 में। 1609 में फिर से अगले रूलर बनते हैं जेम्स फर्स्ट। तो देखिए परमिशन तो इनको 15 साल की मिली थी, लेकिन जेम्स फर्स्ट ने उसको बढ़ा के इनडेफिनिट टाइम के लिए कर दिया था, अनिश्चित काल के लिए। जो चार्टर था, है ना, जो अधिकार पत्र था, जो चार्टर था, उसको बढ़ा के अनिश्चित काल तक कर दिया था जेम्स फर्स्ट ने, कि आप अनिश्चित काल तक ब्रिटेन से जो है वो कोई भी दूसरी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जाकर भारत में ट्रेड नहीं करेगा। तो पूरी तरीके से जो मोनोपोली थी, ट्रेड मोनोपोली यानी व्यापार के ऊपर जो वर्चस्व होगा वो किनका होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह का ही होगा। लेकिन ये जो इनकी मोनोपोली थी वो कब खत्म होगी, जो ट्रेड मोनोपोली थी, वो चार्टर एक्ट 1813, है ना, चार्टर अधिनियम 1813 में बाकी का जो ट्रेड मोनोपोली थी, व्यापार की जो एकाधिकार था, वो खत्म हो जाता है और वो सिर्फ सीमित हो जाता है किस किस चीज तक, चाय, है ना, चाय, चीन और अफीम। मतलब जो ब्रिटिश की जो कंपनी थी, है ना, वो सिर्फ चाय, चीन, अफीम, सिर्फ इन्हीं तीनों में क्या कर सकती थी, अब इनका एकाधिकार था, ये व्यापार कर सकती थी। बाकी सारी जितनी भी चीज़ें बच गई थी उन सारी चीज़ों पे अब ब्रिटेन की तरफ से दूसरी कंपनी भी आके भारत में क्या करेंगी, ट्रेड करेंगी। तो चार्टर एक्ट 1813 से इनका चाय, चीन, अफीम तक ही ये सीमित रह जाएंगे, बाकी इनका मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली खत्म हो जाता है। और फाइनली चार्टर एक्ट 1833 से इनका पूरी तरीके से जो मोनोपोली था, ट्रेड मोनोपोली था, व्यापार का जो एकाधिकार था, वो सारी चीज़ों पे समाप्त हो जाती है EIC की, है ना। तो चार्टर एक्ट 1833 से ट्रेड मोनोपोली जो है इनकी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ये हम आगे चल के और पढ़ेंगे अपने फर्दर लेक्चर्स में कि कैसे कैसे ये चीज़ होती हैं। तो देखिए चार्टर एक्ट 1813 से चाय, चीन, अफीम में ही खत्म हुई, सिर्फ बच गई थी, बाकी सारी चीज़ों पे इनकी ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गई थी। और चार्टर एक्ट 1833 से इनकी सारी ट्रेड मोनोपोली जो है वो खत्म हो जाती है, यानी कि जो ब्रिटेन से अब बाकी कंपनी जो थी वो किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में वो आके भारत में ट्रेड कर सकती थी। तो इसका जो क्वेश्चन था कि भारत के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया था। कैसे समाप्त हो गया था, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, द चार्टर एक्ट 1833, है ना, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। और देखिए जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, ये बंगाल के द्वैध शासन से रिलेटेड है, तो ये सब हम अपने आगे के लेक्चर में देखेंगे। बाकी इसके बारे में हमने देख लिया, 1813 चाय, चीन, अफीम, बस इतना तक ही सीमित था, बाकी हम देखेंगे। तो ये हमारा पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर डी, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, इन 1717 who among the following Mughal emperors had issued the royal edict to allow the business privilege to Britain's East India Company? 1717 में निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार विशेषाधिकार की अनुमति देने के लिए शाही आदेश जारी किया था? ठीक है, देखिए होता क्या है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर था मुगल शासक का, है ना, मतलब ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुगल शासक था मुगलों में। और उसके बाद जो रूलर बनता है वो बनता है कौन, फर्रुख सियर, है ना, फर्रुख सियर। तो फर्रुख सियर जो है वो अगला रूलर बनता है, जिसको कि क्या कहा जाता है, इसको टाइटल मिलता है घृणित कायर का। जब हम मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे ना
उसमें हम जानेंगे, जो मुगलों के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें फर्रुखसियार को जो है टाइटल दिया गया है घृणित कायर का। तो ये बनता है मुगल शासक और ये पड़ जाता है बीमार, ये 1717 में बनता है और ये बन जाता है बीमार। और बीमार होने के कारण जो अंग्रेज है वो मदद करते हैं। तो जॉन सरमन जो कि अंग्रेज होता है ना, जॉन सरमन, वो डॉक्टर हैमिल्टन को लेकर आता है इसकी बीमारी ठीक करने के लिए, है ना। और डॉक्टर हैमिल्टन जो है उसका इलाज करते हैं फर्रुखसियर का, ये ठीक भी हो जाता है। लेकिन बदले में तो कुछ चाहिए था इनको, जॉन सरमन को। तो बदले में जो है ये क्या मांगते हैं, रॉयल डेक्रे, यानी कि शाही फरमान। शाही फरमान। और वो शाही फरमान क्या होता है कि इनको अलग अलग जगह पे व्यापार करने की अनुमति दी जाए, जैसे कि क्या, और इनको अनुमति मिल जाती है। फर्रुखसियर के द्वारा इनको क्या होती है, रॉयल डेक्रे दे दी जाती है, शाही फरमान मिल जाता है। और वो शाही फरमान में क्या होता है कि बंगाल जो है, बंगाल पे उन्हें व्यापार करने के लिए 3000 रुपये सालाना बेसिस पे इनको मिल जाता है कि बंगाल में ये ट्रेड कर सकते थे। तो बंगाल को इन्होंने 3000 रुपये में ले लिया। फिर बॉम्बे, बॉम्बे को इन्होंने, सॉरी बॉम्बे नहीं, सूरत, सूरत को इन्होंने 10,000 रुपये ईयरली बेसिस पे ले लिया कि यहाँ पे ये ट्रेड करेंगे। और फिर बॉम्बे वाले रीजन में इन्होंने परमिशन लिया कि हम क्या करेंगे, हम सिक्का ढालेंगे, है ना, हम अपना सिक्का बनाएंगे, सिक्का ढालेंगे, सिक्का ढालेंगे। और ये जो सिक्का है ये पूरे मुगल एम्पायर में हमें चलाने की परमिशन मिल जाए, है ना, पूरे मुगल एम्पायर में इनको चलाने की परमिशन मिल जाए, जो ये बॉम्बे में सिक्का ढालेंगे। और ये तीनों जो परमिशन थी, ये तीनों परमिशन इनको क्या हो जाती है, फर्रुखसियर के द्वारा दे दी जाती है। और इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी, मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ट्रेड करने के लिए बंगाल में 3000 प्रति साल, सूरत में 10,000 प्रति साल, और बॉम्बे में इनको सिक्का ढालने की भी परमिशन मिल जाती है। और इस सिक्के को ये पूरे मुगल जो एम्पायर थी, पूरा जो मुगल साम्राज्य था, उसमें इनको क्या होता है, चलाने की परमिशन मिल जाती है। और आपको पता ही है कि किसी भी राज्य की इकोनॉमी जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड होती है, मुद्रे पे ही, पैसे पे ही। और फर्रुखसियर जो था वो उसने परमिशन भी दे दी थी इस चीज़ की। तो ये कितना जो है वो बुरा इनका जो क्या बोला जाता है उसको, एक तरीके से आदेश था कि ये बिल्कुल भी सही नहीं था। इन्होंने जो ये फैसला लिया ये बिल्कुल भी सही नहीं था। और जॉन सरमन जो है वो तीनों जो है वो ऑर्डर ले लेता है बंगाल, सूरत और बॉम्बे वाले रीजन में। और इस तरीके से यहाँ से वैसे भी पतन शुरू हो जाता है मुगल एम्पायर का। तो हमारा क्वेश्चन था कि 1717 में निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार विशेषाधिकार की अनुमति देने के लिए शाही आदेश, है ना, शाही आदेश जारी किया। तो वो कौन था, वो था फर्रुखसियर, है ना, ऑप्शन नंबर डी, फर्रुखसियर। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस 1760 वॉज फॉट बिटवीन। वॉन्डिवॉस का जो युद्ध था 1760 में, ये किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो इसको हमने बहुत बार डिस्कस किया। अभी द मैच द कॉलम जो हमने देखा था, तीनों कार्नेटिक युद्ध, उसी में हमने देख लिया था। लेकिन चलिए फिर से मैं बता देती हूँ कि जो तीसरा कार्नेटिक वॉर था वो कहाँ शुरू हुआ था, वो ऑस्ट्रिया वाले जगह में ही शुरू हुआ था, यूरोप में। और वो सेल्सिया के लिए लड़ रहे थे। और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो फिर से अंग्रेज और फ्रांस जो है वो वहाँ पे लड़ते हैं और भारत में इसका परिणाम देखने को मिलता है। और भारत में जो है इसी में एक लड़ाई होती है, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस। किसके किसके बीच में, अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में, है ना, अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में ये 1760 में युद्ध लड़ा जाता है। और इस तरीके से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, और हाँ, इस थर्ड कार्नेटिक वॉर का ये रिजल्ट भी होता है कि ट्रीटी होती है कौन सी, फिर से यूरोप में ही, ट्रीटी ऑफ पेरिस, मतलब पेरिस की संधि, पेरिस की संधि हो जाती है यूरोप में। तो जो थर्ड कार्नेटिक वॉर का ये परिणाम होता है। और थर्ड कार्नेटिक वॉर में ही ये इंपॉर्टेंट लड़ाई है 1760 का, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस। बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस समझो कि व्हाइट वॉश, किसका व्हाइट वॉश, फ्रेंच का व्हाइट वॉश, क्योंकि इसके बाद फ्रेंच की पूरी तरीके से सफाया हो जाता है भारत में, अंग्रेज जीत जाते हैं। बाकी तो कारण हमने पढ़ ही लिया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, मराठा और पुर्तगाल होगा, बिल्कुल नहीं, अंग्रेज एंड फ्रेंच, मतलब अंग्रेज और फ्रांस। तो हाँ, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, द इंग्लिश एंड द फ्रेंच
अंग्रेज और फ्रांसीसी। बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश इन्हीं दोनों के बीच में लड़ी गई थी 1760 में, और इसी से ट्रीटी ऑफ पेरिस भी हो गई थी, पेरिस की संधि भी हो गई थी। कहाँ पे? यूरोप वाले रीजन में। ओके, सो इसी के साथ हम इस लेक्चर के एंड पे आ चुके हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने जो है क्वेश्चंस के सही सही जवाब जरूर दिए होंगे, और आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप सबके कितने क्वेश्चन सही हुए, है ना। और देखिए स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं बार बार आप सबको एम्फसाइज कर रही हूँ कि आप सब पहले के जो लेक्चर्स है उसको जरूर देखें, तभी आप जो है आज के लेक्चर में जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसका जवाब दे पाओगे। ओके, और देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ये परीक्षा में पूछे गए सवाल थे, इसीलिए मैंने इतने डिटेल में यहाँ पर भी आप सबसे डिस्कस किया। आप सबने देखा होगा कि एक एक क्वेश्चन में मैं कितना ज़्यादा समय दे रही हूँ। यहाँ पर भी मैं आप सबके बहुत सारे जो है डिटेल में जा जाके आप सबको एक क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन को कवर कर रही थी, डिस्कस कर रही थी, है ना। तो आई होप कि आप सब भी इतनी मेहनत करोगे और परीक्षा में पूछे गए सवाल पे आप भी देखना, पढ़ना और कंसेप्ट को क्लियर जरूर करना। और हमारे शॉर्ट्स के माध्यम से भी विद इन 1 मिनट बिटवीन द लाइन जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी हमने कवर करने की कोशिश की है, तो उसको भी आप जरूर देखना। ओके, तो देखिए इससे भी हमारा क्विक रिवीजन हो रहा है बड़े लेक्चर से, और शॉर्ट से भी हमारा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपका ब्रशअप होगा और चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। ओके, तो चलिए इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मिलना। तो चलिए अपने अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।